क्या आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास है कि 2047 में भारत एक विकसित देश होगा और इंडियन इकोनॉमी एक डेवलप्ड इकोनॉमी होगी? अगर आपको इस ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन को जरूर दर्ज कीजिएगा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि भारत 2047 में एक डेवलप्ड इकोनॉमी होगा। केवल ये जरूर हो सकता है कि जो एस्टिमेट है कि अब ये 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी और या फिर इवन 30 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर इकोनॉमी हो सकती है, ये संभावनाएं एस्टिमेट इधर उधर थोड़ा हो सकते हैं। लेकिन जब देश एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में होता है, जैसे भारत एक दुनिया की जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट दर्ज करने वाला देश है, तो ऐसे देश में जहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी और कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी, तो इस वीडियो में हम भारत की ग्रोथ स्टोरी में क्या हम एक सिंपल इन्वेस्टमेंट आइडिया के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। देश तो तरक्की की रास्ते पर चल रहा है, क्या हम देश के तरक्की से अलाइन करते हुए अपना एक सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्लान बना सकते हैं? चर्चा का विषय वो है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन होंगे तो आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। एक चीज गौर से सोचिए दोस्तों, क्या कोई भी देश की तरक्की मुमकिन है बैंकिंग सेक्टर के पार्टिसिपेशन के? तो इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर, यहां बोले बीएफएसआई इंडस्ट्री का जो प्रोजेक्शन है सेक्टर का, वो एक काफी प्रॉमिसिंग हो सकता है 2047 तक। अब 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, इसलिए इसका रेलेवेंस और भी अधिक हो जाता है। तो मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैंने बोला दोस्तों कि कोई भी देश का ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर पे काफी हद तक निर्भर करता है। क्यों? अगर देश ग्रो करेगा तो बैंकिंग सेक्टर में एक सब्सटेंशियल ग्रोथ आने की संभावना है। तो हम सारा कुछ आज डिस्कशन निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी के आधार पर अपने आप को आगे विचार करने के लिए चर्चा करेंगे और भारत की ग्रोथ स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां देखिए, विकसित भारत 2047 जो एक पाथवे है डेवलप्ड कंट्री का और जो प्रोजेक्शन है, क्या ये प्रोजेक्शन केवल समाचार का सब्जेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अगर इंडिया के 2047 के इकोनॉमी के साइज को देखें तो इंडिया 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2047 में बनने का एस्टिमेट है और पर कैपिटा इनकम $15,000 हो जाएगी। ये एस्टिमेट दोस्तों ईवाई का है, जो दुनिया की टॉप 4 अकाउंटिंग फर्म है, उसका ये प्रोजेक्शन है। आज हमारे देश की इकोनॉमी का साइज क्या है? 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, जो बढ़ के 26 ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्शन है। और पर कैपिटा इनकम कितनी है दोस्तों? $2600-2700 होगी, जो बढ़ के $15,000 होने की का एस्टिमेट है। इसका मतलब 6 टाइम्स का ग्रोथ तो नजर आ रहा है। वहीं अगर हम देखें पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रोजेक्शन, तो वो तो और भी अधिक प्रॉमिसिंग है कि इंडिया की इकोनॉमी 2047 में 34.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो सकती है और पर कैपिटा इनकम $21,000। दोस्तों, क्या ये ग्रोथ स्टोरी अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का एक इंडिकेशन नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। अगर इन दोनों रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें
तो जो सिग्निफिकेंटली हाईलाइट करती हैं भारत के ग्रोथ पोटेंशियल को। जो बेसिकली जो ड्राइवर्स होंगे वो होंगे स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, डिजिटलाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके अलावा उन्होंने चर्चा की है कि भारत का जो टैलेंट पूल है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है दुनिया में। ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। ये देखिए रिपोर्ट का मैं एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूं कि ईवाई प्रोजेक्ट्स इंडिया टू बिकम दी 26 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 with a six-fold increase in per capita income to $15,000। और यहीं पीएचडी की रिपोर्ट को देखें तो इंडिया विल बी 34.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2047 with a per capita income to be 21,000। अब दोस्तों ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ये तो एक प्रोजेक्शन, ये एस्टिमेट है, क्या इसके रियलिटी में कन्वर्ट होने की संभावना कितनी है। तो हम भारत के जीडीपी का ट्रेंड देखते हैं 1960 से। तो अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो इंडिया की जीडीपी कंसिस्टेंटली ग्रो करती हुई नजर आ रही है। बीच बीच में कुछ माइनर डिप्स देखे गए हैं, जैसे एक 1965 में डिप देखा गया, उसके बाद 1990 में एक डिप देखा गया। ये वो वक्त था जब भारत में इकोनॉमी ओपन अप हो रही थी, और उसके बाद में एक डिप देखा गया 2019 में। बाय एंड लार्ज आप देखिए दो सेकुलर ट्रेंड बुलिश नजर आ रहा है। और इंडिया की इकोनॉमी जो सिर्फ 37 बिलियन डॉलर की थी 1960 में, बढ़ते बढ़ते लगातार ये पहुंच गई है 3.55 ट्रिलियन 2023 के एंड तक। 2024 के एंड का डेटा अभी आना बाकी है। ये वर्ल्ड बैंक का चार्ट है दोस्तों, आप भी चाहें तो ट्रेडिंग व्यू जो आपके पास चार्टिंग टूल है उसमें ये डेटा आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इंडियन बैंकिंग सेक्टर को देखें तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में शेड्यूल्ड बैंक्स हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। ये इंडियन बैंकिंग सेक्टर का एक स्वरूप है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर के डिमांड के सिनेरियो पे एक नजर डालते हैं। तो यहां देखें, इंडिया ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम बन चुका है। इसके अलावा फिनटेक इंडस्ट्री करंटली जो है 111 बिलियन यूएस डॉलर की है, और जो एस्टिमेटेड है कि 2029 में 421 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बढ़ जाएगी। तो एक रोबस्ट डिमांड को यह इंडिकेट करता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, स्पेशली टेक इनोवेशन सर्विस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, और अगर हम देखें तो ये एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में मदद करेंगे, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने में मदद करेंगे, और टैट जिसे बोलते हैं टोटल अलाउड टाइम, ये काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा सर्विस को एंड यूजर्स तक प्रोवाइड करने में। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनेबलर होगा किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स जो फुल्ली डिजिटल होने की संभावना बन चुकी है, जिसके ऊपर में आरबीआई काम भी कर रहा है। आगे बढ़े तो बिजनेस फंडामेंटल पे ध्यान देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडिया एक लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अमंग मेजर इकोनॉमीज। इसके अलावा दोस्तों राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम है, स्लोली एंड स्लोली लोअर मिडिल क्लास से लोग मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास में ट्रांजिशन में जा रहे हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती हुई चली जा रही है। इसके अलावा क्रेडिट के प्रति एक्सेस जो है बहुत आसान हो गया है। डिजिटल पेमेंट मोड्स में भारत ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम देखें जुलाई 2024 को तो डिजिटल ट्रांजैक्शन 15.06 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं दोस्तों, अमेजिंग फिगर। और इनकी जो वैल्यू थी 25.27 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये एक फिनोमिनल है। मार्केट साइज को देखें, मार्केट साइज को मैं असेस कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स। तो अगर ग्रोथ इन डिपॉजिट्स देखें तो ये आपके स्क्रीन पे बार चार्ट्स हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2016 से ये है कंसिस्टेंटली। आप देखिए
ग्रोथ में इंक्रीज नजर आ रहा है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को अगर देखें तो आज की डेट में 13 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, 44 फॉरेन बैंक्स हैं, 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, और जून 2024 तक टोटल नंबर ऑफ माइक्रो एटीएम्स इन इंडिया 15,17,580 के फिगर पे पहुंच चुका है। अब एक नजर डालते हैं निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे। इस इंडेक्स का जन्म हुआ 2003 में, लेकिन बेस डेट पकड़ी गई 2000 से। तो तब से इस इंडेक्स ने अभी तक 5000% का, यस आपने सही सुना, 5000% का रिटर्न दिया है, क्योंकि इसकी बेस वैल्यू थी 1000 और ये 50,000 के ऊपर में करंटली ट्रेड हो रहा है। सिंस इंसेप्शन इसने जो टोटल रिटर्न दिया है वो 18.72% का है। इसका बीटा अगर देखें तो 1.09 है इंसेप्शन से लेके अभी तक, तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हम नहीं बोल सकते हैं। और इस बैंकिंग सेक्टर में 12 स्टॉक्स का समावेश है निफ्टी बैंक में, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है एचडीएफसी बैंक का है 29.38%, उसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक का 24.52%, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट वेटेज है 10.24%। अब यहाँ पे कुछ की मेट्रिक्स को चेक करते हैं बैंक निफ्टी के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो जो है 2.3 है। ठीक है दोस्तों, पी रेशियो जो है 13.2 है, और इसका डिविडेंड यील्ड जो है करंटली वो 1% है। ईपीएस जो है 3671, ये मैं बड़े रीसेंट डेटा की बात कर रहा हूं। अब इनका इस्तेमाल हम करेंगे वैल्यूएशन को समझने के लिए। तो पहले वैल्यूएशन को समझते हैं। तो अगर यहां पर देखें हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक रेशियो निफ्टी बैंक का, ये आपके स्क्रीन पर पूरा चार्ट है। ये ब्लू कलर का जो चार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है पीबी रेशियो को। ये देखिए यहां पर पीक में पहुंचा था, उसके बाद यहाँ एक पीक है, और उसके बाद करेंटली यहाँ पर ये आपको पीबी रेशियो नजर आ रहा है, जो अभी हमने आपको बताया 2.34 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जनवरी 2008 में जब बेयर मार्केट की शुरुआत हुई थी तो 4.57 था पीबी रेशियो। ठीक है, और बैंक निफ्टी कितने पे ट्रेड हो रहा था? 10,300 पर। इसके बाद दोस्तों पीबी रेशियो जो था 3.52 था मई 2019 में। उसके बाद 2020 में हमने बेयर मार्केट देखा कोविड के वक्त पे, उस समय बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा था 31,490 पर। ठीक है दोस्तों, अब आज देखिए बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। चार्ट पे चलेंगे तो उसकी टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो यहां पर आप देखिए करंट पीबी रेशियो कितना है? 2.34 है सिर्फ दोस्तों। इससे क्या पता लगता है कि वैल्यूएशन के टर्म्स में बैंकिंग सेक्टर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अगर हम हिस्टोरिकल अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ईपीएस ग्रोथ को अगर देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइन ईपीएस ग्रोथ को दर्शा रही है, और ये कंटिन्यूअसली ईपीएस ग्रो करते हुए नजर आ रहा है पिछले 5 सालों में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईपीएस 788 पे था दिसंबर 2019 में, माने एग्जैक्टली 5 साल पहले, क्योंकि अभी हम दिसंबर 2024 को ये चर्चा कर रहे हैं। और अभी ईपीएस बढ़ के कहां पे हुआ है? ये ईपीएस पहुंच गया है 3671 पे दिसंबर 2024 में। तो एक मासिव ग्रोथ नजर आ रहा है अर्निंग्स में बैंकिंग सेक्टर में। अब बात करते हैं पी रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की। तो करेंटली पी रेशियो जो है 13.2 है, और 3 साल का जो मीडियन है पी रेशियो का वो 15.8 है। तो मीडियन से करंट पी रेशियो जो है वो लोअर है, तो ये भी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन को इंडिकेट करता है। वहीं बात करें प्राइस टू सेल्स रेशियो की, तो करेंटली प्राइस टू सेल्स रेशियो बैंक निफ्टी का है 3.5 टाइम्स, वहीं 3 साल का मीडियन है 4, तो ये भी 3 साल के मीडियन से नीचे है। तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स में काफी अच्छा नजर आ रहा है बैंकिंग सेक्टर। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडस्ट्री के ट्रेंड को।
तो बैंक निफ्टी के अगर ट्रेंड को देखें तो पिछले 3 महीने में तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 5.51%। पिछले 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली इंडियन स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 8.8% का। इसका दूसरा तात्पर्य क्या हुआ कि बैंकिंग सेक्टर ने इस गिरते हुए मार्केट के दौरान में आउट परफॉर्म किया है ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट को। वहीं दोस्तों ग्रोथ की बात अगर करें तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर का जो ग्रोथ प्रोजेक्टेड अर्निंग का ग्रोथ प्रोजेक्शन वो है 8.3%। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है यहाँ पर कि रीजनल बैंक्स का पी जो है 12.4 है और इसका जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है अर्निंग का वो 21.8% है। तो ग्रोथ के प्रोजेक्शन के अनुसार रीजनल बैंक्स जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करने की संभावना है भविष्य में। तो चलिए दोस्तों अब स्ट्रेट वे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में और टेक्निकल एनालिसिस करके प्राइस एक्शन को सब समझते हैं कि बैंक निफ्टी के हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट करते हैं और भविष्य में क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो ये बैंक निफ्टी का क्वार्टरली प्राइस चार्ट है। मैंने क्वार्टरली प्राइस चार्ट इसीलिए इस्तेमाल किया है ताकि हम ब्रॉडर पिक्चर समझ सकें बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन के बारे में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सेकुलर ट्रेंड इसका बुलिश है। ये इंडेक्स ईयर 2000 में लॉन्च हुआ और तब से इस इंडेक्स ने अभी तक 51x का रिटर्न दिया, क्योंकि करंटली ये ट्रेड हो रहा है 51,200 के ऊपर और जो बेस वैल्यू थी जब लॉन्च हुआ था तो 1000 थी। तो 51 टाइम्स का इसने रिटर्न दिया है पिछले 24 साल के दौरान। और हम बात कर रहे हैं अभी 2047 की, तो 2047 में भी करीब करीब उतने ही साल बचते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड एक तो ये मेजर करेक्शन हुआ था 2008 का, जो एक मासिव बेयर मार्केट आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से हम जानते हैं। और उसके बाद में 2020 का ये बेयर मार्केट आया। और इन दोनों बेयर मार्केट को देखें तो EMA 55 को अगर प्रोजेक्ट कर दें पीछे तो ये EMA 55 बेयर मार्केट के दौरान एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करता है। अब यहाँ हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को अगर देखें तो जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है तो ये एक राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा है। लोअर फाइबर एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है और इंपॉर्टेंट है कि एक ही बार ये अपर फाइबर में पहुंचा है और वो पहुंचा है ड्यूरिंग द पीरियड 2001 से लेकर इसने मासिव रिटर्न दिया था 2007 के दौरान। तो ये 6 साल 7 साल का पीरियड था जब इसमें एक वर्टिकल राइज देखा गया और उसके बाद ये बेयर मार्केट की शुरुआत हुई 2008 में। लेकिन रीसेंट प्राइस एक्शन को देखें तो लॉन्च के समय में ये मिडिल फाइबर से रिजेक्ट होकर लोअर फाइबर पे आया, फिर ये एक बार गया मिडिल फाइबर पे रिजेक्शन हुआ और यहाँ पर बार बार ये मिडिल फाइबर पे जाके रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर फिलहाल हम देखें तो लोअर फाइबर एक वैल्यू जोन है जिसके करीब करीब ये पास में ट्रेड हो रहा है। मतलब अभी हमने वैल्यूशन भी चेक किया तो फंडामेंटली वैल्यूशन अच्छा नजर आ रहा है और टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन पर भी ये एक सपोर्ट जोन पे और वैल्यू जोन में नजर आ रहा है। रिसेंट टाइम में देखिए ये राउंडिंग पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, जिसको आप राउंडिंग पैटर्न बोल सकते हैं और या फिर आप कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं, क्योंकि प्रायर ट्रेंड यहाँ बुलिश है। तो इसका मतलब अगर ये मिडिल फाइबर पे जाता है जो इसका प्रीवियस प्राइस एक्शन इंडिकेट करता है साइक्लिक फिनोमिनन के अनुसार, तो भी अगर हम वर्टिकल भी प्रोजेक्ट कर दें तो ये आता है 1 लाख पे जाने की संभावना। तो ये नजर आ रही है बैंक निफ्टी की। ऑफ कोर्स आने वाले कई सालों में कई बेयर मार्केट आएंगे, कई बुल मार्केट आएंगे, ये सब संभावनाएं बनेंगी। मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं कि ये वैल्यू जोन में है और प्राइस में इस तरह से कुछ ऑसिलेशन होगा, इस तरह से कुछ ऑसिलेशन होगा भविष्य में। और ये अगर इसका ब्रेकआउट हुआ मिडिल फाइबर का तो प्राइस में एक्सपांशन होगा। तो
2047 तक में एक फिनोमिनल रिटर्न की संभावना तो इसमें नजर आ रही है। अगर हम इस राउंडिंग पैटर्न के अनुसार टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो देखिए, टारगेट इसने यहाँ पर इसका पहला टारगेट अचीव करके 2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगला टारगेट 65,000 है, उसके बाद 78,000, देन 98,400। तो ये सारे टारगेट्स जो हैं ये नोशनल होते हैं, मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ तो हम वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारत की ग्रोथ स्टोरी में हम बैंक निफ्टी से अपने आप को अलाइन कर लें और इसके ईटीएफ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में गड़बड़ी हो सकती है, इंडिविजुअल स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का जो इंडेक्स है उसमें 12 स्टॉक का समावेश है और इसमें रीबैलेंसिंग होती रहती है। जो खराब परफॉर्म करने वाले स्टॉक हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर चले जाएंगे और नए स्टॉक अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम मंथली चार्ट में एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ देखिए, मंथली चार्ट में पिछले कई महीनों से 5-6 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही इस कंसोलिडेशन बैंड का ब्रेकआउट होगा तो इसमें एक अपसाइड मोमेंटम डेवलप होता हुआ नजर आएगा। अब एक नज़र डालते हैं डेली चार्ट पे और ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि इसका ट्रेंड बुलिश है, EMA 21 EMA 55 के ऊपर है और EMA 55 जो है वो SMA 144 के ऊपर है और स्लोप जो है SMA 144 और SMA 233 के ये अपसाइड में है। रीसेंट टाइम में अगर हम मैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक यहाँ पर खींच दूं तो ये देखिए, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इसने 49,700 पर एक अच्छा बेस बनाया है। ये देखिए, इसका पहले रेजिस्टेंस था जो बाद में सपोर्ट बन गया है। हम बोल सकते हैं कि काफ़ी वैल्यू जोन में है और अट्रैक्टिव प्रपोजिशन नज़र आ रहा है। तो इसमें कई तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लमसम अमाउंट क्योंकि वैल्यू जोन के पास में है, या फिर आप सिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ETF है इंडियन स्टॉक मार्केट में जो है, जैसे एक है निपॉन इंडिया का ETF बैंक 20 के नाम से। तो बहुत सारे ETF हैं जिसमें निवेश किया जा सकता है, या म्यूचुअल फंड है जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है बैंक निफ्टी के, उसमें एक प्लानिंग की जा सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। तो इस ओवरऑल एनालिसिस का अगर हम कंक्लूजन निकालें और सारी चर्चा को समराइज करें तो नंबर 1 की बैंकिंग सेक्टर जो है वो वैल्यूशन में अच्छा नजर आ रहा है और काफी कुशन नजर आ रहा है। सेकुलर ट्रेंड उसका बुलिश है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अगर है कि इंडियन इकोनॉमी 26 ट्रिलियन डॉलर या 30 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर जा सकती है 2047 तक, तो अगले 20 से 25 साल में खास करके जो यंग लोग हैं इनके लिए एक मासिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपने आप को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ में अलाइन करके एक सिंपल इन्वेस्टमेंट जिसमें हम इंडेक्स के ETF में निवेश करते हैं बैंक निफ्टी में, और या फिर उसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और समय समय पे अगर आपके पास फंड है तो जब भी वैल्यू जोन में आए, जैसे हमने देखा EMA 55 पर वो आता है क्वार्टरली चार्ट पे जब बेयर मार्केट आते हैं, क्योंकि अगले 20 साल 22 साल के दौरान में कई बेयर मार्केट भी आपको मिलेंगे जो आपको एक वैल्यू जोन में बाई करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। फिलहाल तो प्राइस एक्शन के अनुसार और फंडामेंटल्स के अनुसार वैल्यूशन में अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में एक फिनोमिनल ग्रोथ आ सकता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए? तो आपके ओपिनियन का हमें इंतजार होगा। आप कमेंट्स जरूर कीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।